आज हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल रमेश चंद शाह की डायरी अकेला मेला से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। अकेला मेला डायरी विधा को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायरी लेखन आखिर होता क्या है। जब कोई व्यक्ति तिथियों का उल्लेख करते हुए घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध करता है जिस क्रम में उसके जीवन में वो घटनाएं घटित होती हैं या जिस क्रम में उसने उन्हें अपने जीवन काल में देखा, सुना, सोचा, समझा है, तब डायरी विधा का जन्म होता है। डायरी विधा आत्मकथा के एकदम निकट पड़ने वाली सबसे साहित्यिक विधा है। अगर हम देखें तो डायरी लेखक के व्यक्तित्व प्रकाशन का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम है, क्योंकि डायरी अपने निजी विचारों, भावों, घटनाओं, स्थितियों तथा परिस्थितियों को उसी जीवंतता व वास्तविकता के साथ उसमें दर्ज करता है जिसमें लेखक ने देखी, सुनी तथा भोगी हुई होती हैं, जिसमें वह घटनाएं हुई होती हैं, ना कि वह पुस्तक प्रकाशन के उद्देश्य से डायरी का लेखन करता है। वैसे हिंदी साहित्य में डायरी विधा का सर्वप्रथम प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तबोध के स्तंभकारों का संकलन है। डॉक्टर विवेकी राय ने भी मनमोद मास्टर की डायरी, श्यामदास बिरला ने डायरी के कुछ पन्ने, मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश ने लिखा है। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर साहे की डायरी है। सैलानियों की डायरी डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी की डायरी है। मेरी जेल डायरी जयप्रकाश की डायरी है। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है। प्रवासी की डायरी हरवंश राय बच्चन की डायरी है। दैनिकी सियाराम शर्मा की डायरी। ऐसी अनेक डायरियां हैं जो डायरी लेखन विधा के अंतर्गत आती हैं। तो अकेला मेला डायरी विधा रमेश चंद शाह की जानने से लेते हैं कि आखिर रमेश चंद शाह है कौन। तो रमेश चंद शाह का जन्म वैशाख त्रयोदशी 1937 अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी तथा आगरा विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की और 1997 में भोपाल के हमीदिया महाविद्यालय से अंग्रेजी विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ रहे और वहीं से सेवानिवृत्त होने के बाद में निराला सृजन पीठ के निर्देशक रहे। निराला सृजन पीठ भी भोपाल में स्थित है। आपकी कविता संग्रह नदी भक्ति आई पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा भवानी प्रसाद पुरस्कार मिला है। आपके उपन्यास गोबर गणेश पर आपको वीर सिंह देव पुरस्कार तथा आपकी आलोचनात्मक पुस्तक छायावाद की प्रासंगिकता पर आपको नंद दुलारे बाजपेयी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका उपन्यास किस्सा गुलाम नेशनल बुक ट्रस्ट की आदान प्रदान योजना के अंतर्गत 8 भारतीय भाषाओं में अनुदित है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा शिखर सम्मान, के बिरला फाउंडेशन सम्मान, व्यास सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, अलंकरण तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से आपको विभूषित किया गया है। आपकी साहित्यिक कृतित्व में कविता संग्रह है आपका कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, देखते हैं शब्द भी समय आदि। आपके उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्नवास, आप कहीं नहीं रहते, विभूति बाबू, सफेद पर्दे पर तथा कमबख्त इस मोड़ पर। आपके कहानी संग्रह हैं जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, गेटकीपर तथा प्रतिनिधि कहानियां। निबंध संग्रह है रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, पढ़ते पढ़ते, स्वधर्म और कालगति, देहरी की बात आदि आपके निबंध संग्रह हैं। अब हम चलते हैं रमेश चंद शाह की डायरी अकेला मेला। तो अकेला मेला डायरी जो है उसको अगर हम इसकी भूमिका को पढ़ा जाए तो इसमें जो पूरे डायरी का सार है हमें पूरा समझ में आ जाता है। तो अकेला मेला डायरी की भूमिका कुछ इस प्रकार से है। डायरी साहित्य की सबसे निजी, अंतरंग और गोपनीय विधा मानी जाती है, किंतु लिखने से पूर्व और लिखने की प्रक्रिया के दौरान तो कहानी कविता की सामग्री भी न्यूनाधिक गोपनीय ही होती है और पाठक दृश्य में तभी प्रकट होता है जब जो कुछ लेखक को हो रहा होता था
वह भाषा निबद्ध होकर उसकी उस गोपन आंतरिकता से विलग होकर उसके सामने आ जाता है। भाषा निबद्ध हो जाते ही उसके उस कथ्य या कि अकथ्य को खुले उजाले में खींच लिया जाता है। उसके निजी का सार्वजनिक हो जाना है। डायरी भी अंततः इस नियति से स्वतंत्र नहीं है। भले उसकी सार्वजनिकता कहानी कविता की तुलना में नितांत अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न ही क्यों न हो। क्या यह निरा संयोग ही था? उससे कुछ अधिक की आज से कोई चौथी शती पहले एक लोकप्रिय और साहित्यिक हलकों में लगभग उपेक्षणीय पत्रिका नवनीत के संपादक ने मुझे संस्मरण या डायरी तरीके अनौपचारिक गद्य की मांग की, और जब मैंने बहुत ही संकोच और हिचकिचाहट के साथ महज उनके निरंतर आग्रह की रक्षा की खातिर यहाँ उस पुस्तक में संकलित सामग्री के आरंभिक अंश उन्हें दिए, तो न केवल ऐसे अनेकानेक पाठकों को रुचे जो सामान्य पाठकों की श्रेणी में आएंगे, बल्कि एक ऐसा खास पाठक का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे जिनके जैसों के लिए द आइडियल क्रिटिक इज द आइडियल रीडर जैसे सुभाषित गढ़े जाते हैं। यह भी निरा संयोग ही नहीं हो सकता कि अभी 2 माह पूर्व जब वैसी ही एक और लोकप्रिय पत्रिका साहित्य अमृत में इसी डायरी के कुछ पृष्ठ 70 से 78 के बीच में प्रकाशित हुए, तो उन पर भी सबसे पहले उन्हीं की निगाह पड़ी, उन्हीं की अर्थात नवंबर सिंह जी की। डायरी एक लेखक की डायरी तो खास तौर पर मुझे लगता है तभी उसके खुद के अलावा दूसरों के भी काम की चीज हो सकती है जब उसमें दर्ज हुई बातें कुछ ऐसी हों जिनमें बहुत अलग अलग स्वभावों, रुचियों और दृष्टियों वाले सहृदय पाठक भी साझा कर सकें। लेखक का प्राकृतिक और मानवीय पास पड़ोस, उसके राग विराग, आकर्षण विकर्षण, उसकी रीत सूझ या नैतिक कल्पना संवेदना को उत्तेजित करने वाली घटनाएं, प्रवृत्तियां, यहाँ तक कि अध्ययन प्रसंग तक उसके सर्वथा निजी ऊहापोह भी क्या किन्हीं औरों के लिए रुचिकर और सार्थक नहीं हो सकते। हम सभी मानव जीव निरपवाद रूप से रात दिन अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से झगड़ते रहते हैं। जिस झगड़े में कभी कभी दूर या निकट के हमारे पुरखों की प्रतिध्वनियां भी अपने आप शामिल हो जाती हैं, तो यह अजस्र आत्मालाप या वाद विवाद संवाद हमारे चाहे अनचाहे ही हमारे भीतर चलता रहता है। डायरी क्या उसी को पकड़ने और दर्ज लेने को अंतर व्यवस्था के कारण ही नहीं लिखी जाती? कम से कम एक तो कारण उनके लिखे जाने का ही हो सकता है जिसे बाकायदा या फिर औपचारिक विधाओं का लेखन कहा जा सकता है। इसके साथ इस डायरी नाम की वे कायदा और अनौपचारिक विधा का क्या संबंध है? डायरी लेखक की आत्मा या उसके संस्मरणों की गठरी है? निश्चित ही नहीं, भले ही दोनों से उसकी कुछ ज्यादा नजदीकियां हो। संभवतः यह जिज्ञासा भी डायरी के जीवन का ही अनिवार्य अंग हो, उसकी अंतः प्रेरणा। किसने सोचा था कि उन्हें लिखते समय भी कभी इसे प्रकाशित करने की नौबत आ सकती है? अपनी समझ से तो लेखक जो कुछ कह रहा है वह सहज अपने राग विराग वश या स्वांतः तमः शांति ही कह रहा है, किंतु उस सुदृढ़ संयोगाश्रित एकमात्र घटना के वर्षों बाद भी जब अभी हाल में आधारशिला के संपादक की पहल पर तथा अन्यत्र भी उनके उत्खनन की नौबत आई और तरह तरह के पाठकों की तरह तरह की प्रक्रियाएं भी इसी सिलसिले में जानने को मिली, तो स्वाभाविक संकोच टूटा और एक अप्रत्याशित सा अनुभव हुआ कि ऐसे लेखक की भी अपनी जगह और अपनी प्रासंगिकता आवश्यक है। इस पुस्तक में संकलित डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा आकार, ज्ञानोदय, बागर्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन, सृजन, पूर्वग्रह, अक्षय पर्व और लोकमत समाचार में छपे हैं। लेखक इन सभी पत्रिकाओं के संपादकों तथा उन समस्त हृदय संवेदनशील पाठकों के प्रति अपना विनम्र आभार प्रकट करता है जिन्होंने अपनी रीझ बूझ भरी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाई। पर जैसा कि पहले ही जता चुका हूँ, सर्वाधिक ऋण स्वीकार तो मैं अपने अग्रज समान धर्म और समानशील वैष्णी डॉक्टर नवंबर सिंह का हूँ, स्वभावतः जो न केवल मेरे इन उपक्रमों के सहभोक्ता और साक्षी लगते रहे हैं, बल्कि मुझे इन्हें इस रूप में प्रकाशित करने के लिए भी अपनी ओर से प्रोत्साहित प्रेरित करते हुए इत्तेलम ऐसो कोई उदार जग माही इत्तेलम। रमेश चंद्र शाह।
रमेश चंद्र साहा की डायरी अकेला मेला की भूमिका से ही है। इसमें से कुछ प्रश्न बने हुए हैं अकेला मेला से। तो सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि अकेला मेला जो डायरी है वह बहुविधात्मक रचनाशीलता के लिए विख्यात है। यह रमेश चंद्र शाह की डायरी विधा का एक हिस्सा है। अकेला मेला का प्रथम संस्करण 2009 में प्रकाशित हुआ था। अकेला मेला डायरी 2 भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग अकेला मेला नाम से है, जो सन 1980 से 1986 तक की इंडस्ट्रीज जो अलग अलग मन स्थितियां हैं तथा लोगों को लेकर लेखक के जो अपने विचार हैं उनको अकेला मेला भाग 1 में सम्मिलित किया गया है। दूसरे खंड में हम 1986 से लेकर 2004 तक के कालखंड के महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं के साथ लेखनी यहाँ पे लेखक ने दर्ज की है। अगला पॉइंट बनता है आपका कि रमेश चंद्र साहा के इंद्रधनुष से संसार में कबीर, निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, निर्मल वर्मा से लेकर काफ्का, इलियट, रूडोल्फ, रॉबर्ट फास्ट, हैडन, रोजबर्ग की बातें भी हैं। अकेला मेला कविता, चित्रकारी, यात्रा वृत्तांत से लेकर आलोचना तक एक स्थान पर हम जब अकेला मेला को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एक स्थान पर उपलब्ध हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अकेला मेला में पहला लेख किसका है, तो वो सीधी से लिखा गया है 3 जुलाई सन 1969 को लिखा गया है। और इस लेख की शुरुआत आपने जयशंकर प्रसाद की बात दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण सर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है से प्रारंभ की है। अकेला मेला डायरी का प्रकाशन 2009 में हुआ था। अकेला मेला डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा आकार, ज्ञानोदय, बागर्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन सृजन, पूर्वाग्रह, अक्षय पर्व, लोकमत समाचार में भी छपे हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि अकेला मेला डायरी को प्रकाशित करने के लिए रमेश चंद्र साहा को सबसे ज्यादा किसने प्रोत्साहित किया, तो जैसा कि हमने भूमिका में पढ़ा था तो सबसे ज्यादा उनको प्रोत्साहित डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है और वह नामवर सिंह जी के प्रति अपने को ऋणी मानते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नामवर सिंह के बारे में अकेला मेला डायरी में भूमिका में रमेश चंद्र साहा ने क्या कहा है, तो इसमें ऐसो कोई उदार जग माही ये उन्होंने कहा है भूमिका के सबसे लास्ट में हमने इन शब्दों को देखा है। नेक्स्ट बनता है कि नवनीत पत्रिका के संपादक ने डायरी शरीक के अनौपचारिक गद्य लिखने की मांग रमेश चंद्र साहा से की थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है तुम्हारी कविता कहानी लेख जो भी जहां भी दिख जाते हैं पढ़ तो जाता हूँ मगर तुम्हारी कुछ बातें समझ में नहीं आती। ये बात रमेश चंद्र साहा से चिरंजीवी लाल काका ने कही थी। अकेला मेला डायरी का अंतिम लेख जो है वो 1 अक्टूबर सन 1986 कौसानी का है। जैसा कि बताया कि अकेला मेला भाग 1 में सन 1980 से लेकर 1986 तक के लेख और इंडस्ट्रीज के बारे में बात की है, तो आपका लास्ट अंतिम लेख है 1 अक्टूबर सन 1986 कौसानी का है। जैसे पूछा जाए कि अकेला मेला डायरी को सर्वप्रथम किसने अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया, तो हम बता सकते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सेन ने। दूसरा पॉइंट बनता है कि लोकप्रिय पत्रिका साहित्य अमृत में अकेला मेला डायरी के कुछ कितने पृष्ठों का प्रकाशन हुआ, तो हम बता सकते हैं 70 से 78 पृष्ठ प्रकाशित हुए। और सबसे पहले उन पृष्ठों पर किसकी निगाह गई, तो नामवर सिंह की निगाह गई थी। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि रमेश चंद्र साहा ने अपनी डायरी अकेला मेला में सबसे पहले स्मरणांजलि में किसको याद किया है, तो वीरेंद्र कुमार जैन तथा गजानन माधव मुक्तबुद्ध को याद किया है। आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जी धन्यवाद।